हम पढ़ेंगे नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है उसका कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं कि हम नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल क्यों स्टडी करें, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल की। इससे पहले जो हमने बैकग्राउंड में इसका देखते हैं और उसमें हमने देखा कि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल था, और फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में हमने देखा कि हमारे पास एक हमने जो पोटेंशियल वेल लिया या पोटेंशियल बॉक्स लिया था, जिसमें हम कहते थे कि हमारे पास एक बॉक्स में हमारे पास कितनी अलाउड एनर्जी स्टेट्स हैं, ठीक है। उनके वेव वेक्टर हमने देखे थे, वेव फंक्शन देखे थे, जिनमें के की वैल्यू थी हमारे पास ये। और फिर हमने देखा कि हमारे पास, लेकिन यहाँ पे हमने जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल था वहाँ पे हमने कहीं पे भी एनर्जी बैंड्स की बात नहीं की थी, फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप या एनर्जी बैंड्स की बात नहीं की। हमने सिर्फ ये कहा कि हमारे पास ये जो है अलाउड एरिया होगा और यहाँ जितनी मर्जी स्टेट्स हो सकें, ठीक है, वैल्यूज हो सकें। हमने कोई बैंड की बात यहाँ पे नहीं की थी। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल था उसकी क्या जो है सक्सेस थी और क्या उसके फेलियर थे, जिसकी वजह से हमें नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल देखना पड़ा। तो सक्सेस हमारे पास बहुत सारी थी, जिसमें हमने लास्ट चैप्टर में देखा भी कि हमने फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल की वजह से इलेक्ट्रॉनिक और थर्मल प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी स्टडी की, जिनमें से हमारे पास हीट कैपेसिटी थी, थर्मल कंडक्टिविटी थी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये सारी चीज़ें हमने बड़े आराम से इसमें स्टडी कर ली, जो हमने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को लेके चले। और हमने ये सारी चीज़ें जो है वो देखने की कैसे हमारे पास मेटल्स के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हमारे पास हीट कैपेसिटी की वैल्यू होती है, थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है, कैसे वेरी कर रही होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सब कुछ, ठीक है। फिर हमने देखा हमारे पास जो फेलियर थी, हमारे पास फेलियर था कि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल किन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। उनमें हमने देखा कि सबसे जो अहम चीज़ें थी, दो मेन पॉइंट थे उसके, जिनको वो सही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, जिसमें से एक तो ये था कि वो कोई बैंड गैप का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ना हमारे पास बैंड गैप का कॉन्सेप्ट था, ना बैंड्स का कॉन्सेप्ट था, जिसकी वजह से हम एग्जैक्टली जो है वो मेटल्स, सेमी मेटल्स, कंडक्टर, इंसुलेटर, इन सारी चीज़ों में जो है हम नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे कि हमारे पास जो है वो क्या होगा, ठीक है। मतलब इन सब में डिफरेंस क्या है, कंडक्टर कौन सा है, इंसुलेटर कौन सा है, ठीक है, इन सारी चीज़ों में डिफरेंस नहीं कर पा रहे। दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन का जो ड्रॉबैक था वो हॉल इफेक्ट में हमने देखा, हॉल कोफिशिएंट में, कि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज भी आ रही थी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें समझ नहीं पा रहे थे उस टाइम, हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, जिसके लिए हमने नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल लिखा। तो बारी बारी हम फेलियर के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस अगेन कर लेते हैं। एक तो ये कि जो है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी fail to explain the distinction between metals, semi-metals, semiconductor insulators, occurrence of positive value of Hall coefficient, relationship of conduction electron in the metal to the valence electrons of the free atom। कि बैंड गैप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो वो ये चीज़ नहीं बता रही थी कि कुछ हमारे पास कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या डिफरेंस है। मैनी ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़, पार्टिकुलरली मैग्नेटो ट्रांसपोर्ट, इनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। कुछ नहीं बता पा रही थी कि कुछ हमारे पास जो है मेटल वो ज़्यादा अच्छे गुड कंडक्टर क्यों होते हैं, कुछ जो है वो बैड कंडक्टर क्यों होते हैं। और इट आल्सो कुड नॉट अकाउंट फॉर द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर द लेटर टाइप ऑफ मटेरियल्स। यानी हमने कुछ मटेरियल बाद में स्टडी किए तो उसमें रेजिस्टिविटी को भी एक्सप्लेन करने में हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इन केस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी अगर हम यूज़ करें तो। और furthermore the properties of semiconductor could not be explained on the basis of this theory। और semiconductor की प्रॉपर्टीज को तो बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, उसने एक्सप्लेन ही नहीं किया, क्योंकि बैंड गैप का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो वो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। अच्छा, इसमें अब एक तो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास बैंड गैप का कोई डिस्कशन नहीं था फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में। दूसरा हम देखते हैं अभी मेन रीजन था क्या जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है वो फेल थी। The failure of the free electron model is due to the oversimplified assumption that the conduction electron in a metal experience a constant or zero potential due to the ion core and hence is free to move about in a crystal, the motion being restrained only by the surface of the crystal। ठीक है, इसमें क्या बात बताई है उन्होंने कि आपके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी उसमें हमने क्या किया, हमने ये कॉन्सेप्ट हम लाए ही नहीं थे कि हमारे पास आयंस की वजह से कोई पॉजिटिव चार्ज जो आयन होते हैं उनकी वजह से हमारे पास कोई इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन पे। हमने कहा था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, फ्रीली मूव कर रहा था। जैसे इसको हम यहाँ पे अगर देखें तो एक तो ये कि मैंने जब बॉक्स यहाँ पे आपको कंसीडर किया था, मैं आपको बताया था कि आप इनसाइड जो बॉक्स लेते हैं हम पोटेंशियल कांस्टेंट लेते हैं या में से जीरो लेते हैं, ठीक है, हम कहते हैं उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और ये पोटेंशियल हमने कैसे कांस्टेंट लिया था, जैसे आप अगर इसको ड्रॉ करें, आप अपने मटेरियल के ये देखें, आप करेंगे एटम्स हैं, ठीक है, हमारे पास डिफरेंट एटम्स हैं, इनको मैं ड्रॉ करती हूँ। और मैं यहाँ कहती थी कि मेरे पास जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसे मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेट्स सपोज ऐसे वो फ्रीली मूव कर रहा है और उसका इन
इन पॉजिटिव आयन की वजह से कोई असर नहीं है, ठीक है। और ये पॉजिटिव आयन बनने कैसे, ये पॉजिटिव आयन आपके पास कैसे बने, सिंपल, अगर आप कोई भी मेटल ले लेते हैं, लेट्स सपोज आप कोई एटम ले लेते हैं, कोई भी एटम लेते हैं, उसका एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, फिर उसके आपके पास सराउंडिंग में उसके क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, ठीक है, और शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट शेल्स में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन जो लास्ट शेल होता है मेटल के केस में, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बाउंड होता है और वो क्या कर सकता है, अपनी जगह छोड़ के घूमता रहता है बीच में, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा, हम कहेंगे यहाँ पे लेट्स सपोज ये बाहर चला गया, तो पीछे इसमें क्या हो गई, वैकेंट स्पेस हो गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब ये एटम नहीं रहेगा, हम इस जिसको हम पहले एटम कह रहे थे, अब वो एटम नहीं हो गया, वो हमारे पास क्या हो गया, आयन हो गया, ठीक है। वो क्या हो गया, आयन हो गया, और ये वही वाले आयन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ये निकल के गया, हमने कहा कि हम जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी उसमें हम ये स्टडी कर रहे थे कि इन आयंस का इस इलेक्ट्रॉन पे कोई असर नहीं होगा, इन आयंस की वजह से इस पे पोटेंशियल हम इस पे कंसीडर नहीं कर रहे थे, और हम कहते थे कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहा है, और फिर हमने सारी चीज़ें स्टडी की, ठीक है। तो हमने इस पोटेंशियल को निगलेक्ट किया था, जो एक्चुअली हमारे पास रीज़न बना है कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, वो इसीलिए क्योंकि हमें इस पोटेंशियल को भी कंसीडर करना चाहिए था, ठीक है, जो पॉजिटिव आयन की वजह से होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होगी वो सीधी नहीं होगी, बल्कि इन पॉजिटिव आयन की वजह से कुछ परटर्ब मोशन होगी इलेक्ट्रॉन की, इसको कंसीडर करना चाहिए था हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में, लेकिन नहीं किया। और यही पोटेंशियल जो है हम नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में कंसीडर करेंगे, जो हमने फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में कंसीडर नहीं किया था, ठीक है। ये इन्होंने बात बताई है। अब इसको अगेन देखें, फेलियर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल इज ड्यू टू द ओवर सिंप्लीफाइड assumption दैट ए कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल एक्सपीरियंस ए कांस्टेंट और जीरो पोटेंशियल, वो जीरो पोटेंशियल उनको फील होता है ड्यू टू द आयन कोर, जो आयन कोर बन रही है, एंड हेंस इट इज फ्री टू मूव अबाउट इन ए क्रिस्टल, वो फ्रीली क्रिस्टल में मूव कर रहा है, ठीक है। और in fact the potential due to the ion core is not constant and may change with position of the electron in the crystal, and same contribution of potential may also arise because of the other electrons present in the crystal. Thus the actual nature of the potential under which an electron moves in the crystal is very complicated. इसमें यही बात उन्होंने बताई है आपके पास कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर मैंने सिर्फ आयंस की बात की है, उसके अलावा मैं कह रही हूँ कि ये मेरे पास जो आयन होते हैं इसमें भी क्या है, इनसाइड तो आप देखेंगे कि शेल्स में इलेक्ट्रॉन अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है, सिर्फ ऊपर जो है वो गया, तो उसका मतलब है जब इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको वो इलेक्ट्रॉन भी फेस करने पड़ेंगे, और उसके अलावा आयन कोर्स भी फेस करनी पड़ेंगी, तो उसकी मोशन ऐसे फ्रीली नहीं होगी जैसे हमने पहले फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में सपोज किया, ठीक है। इसका मतलब इस पोटेंशियल का कुछ असर होगा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जो है हमारे पास वो ऐसे फ्रीली नहीं मूव कर सकता। एक तो इन इलेक्ट्रॉन्स का होगा जो हमारे पास इन आयंस के में बीच में अभी भी हैं, और दूसरा इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट भी नहीं है, वो हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे पास पोटेंशियल जो है वो हम जाते जा रहे हैं जैसे, नहीं, वो हमारे पास पोटेंशियल जो होगा वो वेरी भी करेगा, यानी वो पोटेंशियल इन इस पॉइंट पे डिफरेंट होगा, इस पॉइंट पे इन आयंस पे डिफरेंट होगा, और इनके बीच के पॉइंट्स में पोटेंशियल वो डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। ये हम देखेंगे वो कैसे डिफरेंट होगा आगे। चलें अब नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल देखते हैं, और नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट यही था कि हमने इसमें पोटेंशियल की टर्म को हम बीच में लाए थे, और वो पोटेंशियल हमने कैसे कंसीडर किया था, एक हमने वीक पोटेंशियल के तौर पे कंसीडर किया, लेकिन हमने उसको कंसीडर किया, इस बार हमने उसे जीरो नहीं किया, ठीक है। In this model, the crystal potential is assumed to be very weak as compared to the electron kinetic energy, so that the electron behaves essentially like free particles. इसी इलेक्ट्रॉन की बात करी जा रही है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, जो ये मूव कर रहा है इस पोटेंशियल की निस्बत जो इस पे ये आयन लगा रहा है, लेकिन ये वीक पोटेंशियल है, बट इसको हमने नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में कंसीडर किया। अच्छा, द वीक periodic पोटेंशियल इंट्रोड्यूस ओनली a small amount of perturbing effect, उसकी वजह से perturbing effect आ रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन इन द सॉलिड में, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे देखेंगे अपने इसमें Bragg diffraction and other band gap. We know that Bragg reflection is the characteristic feature of wave propagation in a crystal. और ब्रैग रिफ्लेक्शन को हमने देखने के लिए इसके लिए ज़रूरी है हम इसके पहले फिगर को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें फिगर में हमने क्या किया था, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि ये हमारे पास सारे रेसिप्रोकल लेटेस्ट जो है हम बनाएंगे, यहाँ पे ये सारे लेटेस्ट पॉइंट है इसके, ठीक है, और रेसिप्रोकल लेटेस्ट पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे हमने कोई भी हमने कहा कि रे ऑफ लाइट जो आती है इंसिडेंट होगी हमारे पास, इंसिडेंट होकर वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, और उसको हम इवॉल्व शेप कैसे बनाएंगे कि हम उसको गोल में ऐसे घुमाएंगे कि इस पॉइंट पे एक दूसरा वेक्टर लाजमी टच करे जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही हो, डायफ्रैक्शन हो रही हो,
ठीक है, और वो 1 बाय लैम्डा के डिस्टेंस से होगा, तो ये एक वेक्टर बन जाएगा और एक आपके पास ये, और इन दो लेटेस्ट रेसिप्रोकल लेटेस्ट पॉइंट्स को अगर मैं मिलाऊंगी तो मेरे पास एक वेक्टर बनेगा, जी वेक्टर बनेगा, रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर जी। यहाँ पे इसको आप करेंगे, ये हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पे ये जी बन रहा होगा, ठीक है। ये के हमारे पास होगा, लेट्स सपोज ये के वेक्टर था, इंसिडेंट वेव वेक्टर, और ये उसका जो है रिफ्लेक्टेड या डायफ्रेक्टेड वेव वेक्टर आ गया, और ये रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर आ रहा है। अगर बीच में इसमें यहाँ काटती हूँ तो मेरे पास एंगल थीटा थीटा बन जाएगा एक जितना, या इसी को मैं अगर इवॉल्व स्फीयर के साथ इधर बनाना चाहूँ तो मेरे पास ऐसे होगा, यानी ए डैश पॉइंट से मैं ओ डैश तक मेरे पास एक्चुअली कोई लाइट इंसिडेंट हुई, ये के वेक्टर था हमारे पास, ठीक है। और फिर इसका हमारे पास जो है हमने इवॉल्व स्फीयर से हमने देखा कि इन पॉइंट्स पे उसकी क्या हुई है, रिफ्लेक्शन डायफ्रेक्शन हुई है, जो के प्राइम है, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ दोनों अगर मैं मिलाऊंगी तो ये मेरे पास रेसिप्रोकल लेटेस्ट पॉइंट्स मिलाने से रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर बन जाएगा जो जी होगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये के प्राइम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के प्लस टी, ये सिंपल वेक्टर एडिशन से, जैसे यहाँ पे आप एक टेल और हेड इसका हुआ, अगेन नेक्स्ट वेक्टर का यहाँ से टेल और हेड मीट करा है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, पहली वाली टेल और नेक्स्ट वाली की हेड के साथ मिलाएंगे तो के प्राइम होगा जो के प्लस टी होगा, दोनों वेक्टर को ऐड कर रहा होगा। ये आपका यहाँ से ही बन गया। अच्छा, ब्रैग रिफ्लेक्शन की हम क्या बात कर रहे थे कि ब्रैग रिफ्लेक्शन एक्चुअली बैंड गैप का कॉन्सेप्ट लेगा, और वो हम कह रहे हैं कि ब्रैग रिफ्लेक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वेव प्रोपगेशन इन क्रिस्टल। किसी भी क्रिस्टल में वेव कैसे जा रही होती है वो हमें ब्रैग रिफ्लेक्शन से पता चलेगा, और ब्रैग रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव इज द काज ऑफ एनर्जी गैप, वही एनर्जी गैप हमारे पास बनाएंगे। दीज एनर्जी गैप्स आर ऑफ डिसिसिव सिग्निफिकेंस इन डिटरमाइनिंग वेदर ए सॉलिड इज इंसुलेटर और कंडक्टर, ठीक है। और ये जो बैंड गैप आएंगे यही हम एक्चुअली बता रहे होंगे, इन्हीं को देख के हम बता सकते हैं कि अभी मटेरियल जो हमारे पास इंसुलेटर है या कंडक्टर है या क्या है, सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो ये बैंड गैप होना बहुत जरूरी है, उसके लिए हमने ये भी कंस्ट्रक्शन समझी। अगर हम इसका प्रूफ देखते हैं तो हमारे पास क्या होगा, के प्राइम के प्लस टी के इक्वल हो जाएगा, ये कंडीशन है वेव वेक्टर की हमारे पास। और अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लेती हूँ, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेती हूँ इसी वेव वेक्टर का, तो मेरे पास एक के स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे के स्क्वायर प्लस 2k डॉट जी और प्लस जी स्क्वायर बन जाएगा। और मुझे पता है कि मेरे पास ये दोनों वेव वेक्टर सेम लेंथ के हैं, ठीक है, के और के प्राइम जो है वो इक्वल हैं, तो मैं कह दूंगी कि मेरे पास के और के प्राइम इक्वल हो गए, तो ये हमारे पास के स्क्वायर हो जाएगा, ये भी के स्क्वायर, ये दोनों एक साइड पे हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होकर जीरो आ जाएगा, बचेगा क्या, 2k डॉट जी प्लस जी स्क्वायर बच जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं दिस इज द वेक्टर फॉर्म, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म बन रही है ब्रैग लॉ की, और हमारे पास ब्रिलियन जोन की कंस्ट्रक्शन के लिए हम ये यूज करेंगे। वेक्टर ए डैश बी डैश रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड, यानी ये जो आपके पास थी ना ए डैश बी डैश, ये रिफ्लेक्टेड या स्कैटर्ड वेव को बता रहा है आपके पास। और इसके बाद अगर मैं इसको क्या लिखती हूँ, के प्राइम और स्क्वायर, अगर मैं के प्राइम की कर रही हूँ तो के प्राइम स्क्वायर और के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि प्राइम माइनस के डेल्टा के इक्वल है या जी के इक्वल है। यहाँ से अगर मैं इन दोनों को इस के प्राइम माइनस के ले जाती तो भी जी के इक्वल बन जाता है या डेल्टा के इक्वल होगा। और ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, स्कैटरिंग डज नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर, यानी दोनों एक ही जैसे हैं तो हमें बता रहा है कि मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज करेगा वेव वेक्टर का, बस उसकी डायरेक्शन को चेंज हो जाएगा, यहाँ से हमें पता चल रहा है, ठीक है। और कितना डिफर करेगा, रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर जितना, ठीक है। और फिर अगर हम क्या करते हैं, इसी रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर को ऑपोजिट डायरेक्शन बना देते हैं, जैसे मैंने इसकी डायरेक्शन यहाँ पे कैसे बनाई थी, लेट्स सपोज मैंने इस तरफ को इसकी रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर की डायरेक्शन बनाई थी, इसके बजाय मैं इस तरफ को बनाती हूँ, तो फिर कैसे होगा मेरे पास सिचुएशन, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो मैंने के माइनस जी लिखना पड़ेगा, के माइनस जी होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा के, वैसे के प्राइम हमारे पास के प्लस टी होता है, लेकिन माइनस टी अगर डायरेक्शन रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर की मैंने ऑपोजिट में बनाई तो मेरे पास के प्राइम किसके इक्वल बन जाएगा, के माइनस टी के, ठीक है। फिर इसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लूंगी तो वो मेरे पास कुछ क्या बन जाएगा, वो इस तरह की फॉर्म बन जाएगा। यहाँ से मुझे पता चल जाएगा मैं प्लस और माइनस का सिर्फ फर्क है, और बाकी आपके पास सेम यही बन रहा है। या अगर मैं जी को उधर ले जाती हूँ तो 2k डॉट जी बन जाएगा और जी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं दोनों जी को हटा देती हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, पीछे सिर्फ जी रह जाएगा, या के जो हो जाएगा g/2 के इक्वल, ठीक है। और के प्राइम किसके इक्वल होता है, 2 पाई बाय लैम्डा के इक्वल है। ये मैंने फिगर जहाँ बनाई वहां पे आपको दिखाया भी कि आपके पास ये देखें 1 बाय लैम्डा और ये 2 पाई बाय लैम्डा के डिस्टेंस पे हमारे पास होगा, ठीक है। और इससे आगे आप देखेंगे आपके पास ये बन गया है, ये जो भी मैंने आपको बताई ये आपके पास बन रहा है, एन पाई बाय ए के इक्वल हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि लेटेस्ट कांस्टेंट क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, इसका मतलब है शॉर्टेस्ट रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर हमारे पास 2 पाई बाय ए के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, 2 पाई बाय ए के इक्वल होगा।
और अगर जनरल मैं इसकी टर्म लिखना चाहूँगी तो वो जी इज इक्वल्स टू एन बी के इक्वल होगा। बी की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगी और एन की वैल्यू हम डिफरेंट लेते जाएंगे, इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। वन डायमेंशनल बॉक्स में हमारे पास लेटेस्ट वेक्टर वेव वेक्टर के है और रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर जो है हमारे पास जी है और वो सेम डायरेक्शन में है। तो हमारे पास ये कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, यानी एंगल उनके बीच जीरो बन रहा होगा, कॉस जीरो हमारे पास 1 आ जाएगा। और अगर मैं इसको काटूंगी तो मेरे पास जी की वैल्यू प्लस माइनस जी बाई 2 बन रही है, ठीक है। ये कंडीशन थी बैक कंडीशन की। और इससे मुझे फर्स्ट ब्रिलियन जोन का भी पता चल रहा है कि के स्पेस में हमारे पास माइनस पाई बाई ए से पाई बाई ए फर्स्ट ब्रिलियन जोन होगा रेसिप्रोकल वेक्टर में। और इसी ब्रिलियन जोन वाली जगह पे जहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी वो वहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, एनर्जी गैप बनेगा, फर्स्ट एनर्जी गैप बनेगा, ठीक है। अदर एनर्जी गैप अगर होंगे यानी डिफरेंट एन की वैल्यू पे, जो भी हमने ऊपर देखा, ठीक है। अदर वो डिफरेंट वैल्यूज पे बनेंगे और मोस्ट वैल्यूज ऑफ द डिस्पर्शन कर्व जो है हमारे पास उसमें इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, उनकी ग्रुप वेलोसिटी जीरो नहीं होती डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा के, लेकिन जोन बाउंड्रीज पे उनकी जो है ग्रुप वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और हम भी कहेंगे डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा के वहाँ पे जीरो होगी। और जोन बाउंड्रीज कौन सी होंगी, फर्स्ट ब्रिलियन जोन वाली के इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई ए। और अगर डिफरेंट जोन बाउंड्रीज की बात करें फर्स्ट के अलावा तो एन यूज करेंगे, ठीक है। और वहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स बन रही होंगी। अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हमारे पास ओरिजिन क्या है एनर्जी गैप का। तो ओरिजिन के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास ओरिजिन ऑफ द एनर्जी गैप क्या है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ द एनर्जी गैप हम देखेंगे कि हमारे पास जो है नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में हम चेक कर रहे थे कि हमने क्या किया है, वहाँ पे हमने जो है इंट्रोड्यूस कराया है हमारे पास कि ब्रैग रिफ्लेक्शन हो रही होती है और ब्रैग रिफ्लेक्शन की वजह से हमारे पास गैप्स बन रहे हैं, ब्रिलियन जोन का कॉन्सेप्ट आता है। और वहाँ से अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है एनर्जी गैप कैसे क्रिएट होगा। We discussed the origin of the band gap from the point of view of stationary waves. और हम इसमें क्या लेंगे, हम स्टेशनरी वेव को लेके चलेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास बैंड गैप किस तरह बने थे। ब्रैग रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स इन क्रिस्टल इज द कॉज ऑफ एनर्जी गैप्स occurs at the zone boundaries, यानी जहाँ पे आपके पास रिफ्लेक्शन हो रही होती हैं, ब्रैग रिफ्लेक्शन हो रही होती हैं इलेक्ट्रॉन वेव्स की क्रिस्टल में, वहाँ पे एक्चुअली आपके पास क्या बनेंगे, बैंड गैप्स बनेंगे, एनर्जी गैप बनेगा। और वो जो आपके पास होगा एनर्जी गैप वो किस पॉइंट पे होगा, वो जोन बाउंड्रीज पे होगा, ठीक है। और जोन बाउंड्रीज आपके पास किसके इक्वल होंगी, के इक्वल्स टू प्लस माइनस एन पाई बाई ए हो सकती हैं। जैसे फर्स्ट हमने पाई बाई ए पे लिया, नेक्स्ट हमारे पास प्लस माइनस एन पाई बाई ए, एन की वैल्यू हम डालते जाएंगे और हमें पता चलता जाएगा, ठीक है। The wave function at k is equals to plus minus pi by a are not the traveling wave, जैसे हम दे रहे हैं एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई एक्स बाई ए और एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बाई एक्स बाई ए ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। At these special values of k, the wave function are made up of equal part of wave traveling to the right and to the left. इसमें ऐसे ही हो रहा है आपके पास कि अगर हमारे पास जो वेव जाती है जैसे राइट की तरफ जाती है और वही वेव में क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी, तो दोनों वेव जो आपस में मिलेंगी तो हमें क्या मिलेगी, एक उसकी स्टैंडिंग वेव मिलेगी, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ पे बैंड गैप बन रहे हैं वो स्टेशनरी वेव्स की वजह से नहीं, ये ट्रैवलिंग वेव्स की वजह से नहीं बन रहे होंगे, बल्कि ट्रैवलिंग वेव क्या करेंगी, मिला के हमें देंगी एक हमें जो है स्टैंडिंग वेव देंगी जिसकी वजह से बनेंगे, ठीक है। एट दी स्पेशल वैल्यूज ऑफ के, हाँ इन के वैल्यूज पे हमारे पास एक्चुअली क्या हो रहा होता है, इक्वल पार्ट आ रहा होता है लेफ्ट राइट का और मिल के हमें देता है, ठीक है, वेव। For wave vector k near one of the zone boundaries, say k is equals to plus minus pi by a forward propagating plane wave, यानी अगेन आपको वही बता रहे हैं कि प्लेन वेव जो आपके पास आ रही है वो क्या करेगी, फॉरवर्ड की तरफ यानी राइट की तरफ गई, रिफ्लेक्ट करेगी और फ्लैक्ट बैक होने के बाद ब्रैग रिफ्लेक्शन होगी और उसके बाद वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो एक्सपोनेंशियल माइनस टर्म के साथ आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास ये वाली वेव आती है तो फ्लैक्ट बैक होके वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और ईच सब्सिक्वेंट bragg reflection will reverse the direction of propagation of the wave. A wave that travels neither to the right nor to the left is a standing wave. It does not go anywhere. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों वेव्स की वजह से, क्योंकि जितनी वो राइट की तरफ जाती है उतनी लेफ्ट की तरफ आ जाती है, तो वेव एक्चुअली कहीं प्रोपोगेट नहीं होगी बल्कि क्या होगी, हमारे पास स्टैंडिंग वेव बन जाएगी। Time independent state is represented by the stationary wave. We can form two different standing wave from the two traveling waves. इनसे हम दो traveling waves बना सकते हैं। जैसे आप देखिए कि अगर हम पाई बाय ए लेते हैं उसके लिए साई वन हमारे पास क्या होगा, एक्सपोनेंशियल टर्म हम लेंगे आयोटा की एक्स और के की वैल्यू पाई बाय ए एक्स हो जाएगी हमारे पास। सिमिलरली हम नेगेटिव के लिए लेंगे, सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा साई टू में, बाकी आपके पास सेम होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये एक्सपोनेंशियल टर्म होती है इसे हम कॉस और साइन की फॉर्म में भी ओपन करके लिख सकते हैं, कॉस पाई बाय ए एक्स प्लस आयोटा साइन पाई बाय ए एक्स।
सेम आप नेगेटिव के लिए करेंगे, बस नेगेटिव के लिए यहाँ पे साइन नेगेटिव आ जाएगा आयोटा की वाली टर्म के साथ। बाकी एज इट इज आपके पास जैसे पॉजिटिव में है वैसे ही आपके पास यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि एक पे अगर जा रही है, लेट्स सपोज ये जा रही है और रिफ्लेक्ट बैक होकर ये आ रही है, दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ, कम्बिनेशन ऑफ दीज टू ट्रेवलिंग वेव्स गिव्स स्टैंडिंग वेव्स, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव दे रहा है, ठीक है। वो कैसे करेंगे, हम साइड वन साइड टू को ऐड करेंगे। मैंने ये वाली वैल्यू और ये दोनों आपस में क्या की, यहाँ पे ऐड कर ली, ठीक है। जैसे ही मैं इनको ऐड करूंगी मेरे पास क्या बन जाएगा, ऐड करते हुए मैं इनको खोल के लिख लूंगी। मुझे पता है कि ये वाली टर्म जो है वो मेरे पास cos पाई बाई ए एक्स प्लस आयोटा साइन पाई बाई ए एक्स के इक्वल है। ये वाली टर्म जो है वो मेरे पास किस तरह है, माइनस के साथ है, बाकी सेम एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ चीज़ें जो है इसमें एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रही होंगी। जैसे मैं देख रही हूँ कि ये पॉजिटिव टर्म और ये नेगेटिव टर्म एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी, ये दोनों टर्म आ जाएंगी, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 cos पाई बाई ए एक्स हो जाएगा। जैसे यहाँ साई वन साई प्लस हम कह देंगे कि ये आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर दो ट्रेवलिंग वेव को मैं ऐड इस तरह कर रही हूँ कि ऑपोजिट डायरेक्शन में उनको ऐड कर रही हूँ, यानी नेगेटिव साइन के साथ में देखती हूँ, तो मेरे पास कैसे होगा, दोनों का एक्सप्रेशन ऐसे आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, इसके बीच अब मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दी है ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो जब मैं इसे ओपन करूँ, क्योंकि नेगेटिव की वजह से अंदर के साइन चेंज होंगे, ठीक है। तो नेगेटिव की वजह से अंदर ये वाला साइन पॉजिटिव हो जाएगा और अब मैं देखूंगी कि मेरे पास कौन सी चीज़ जो है वो कैंसिल हो रही है। तो यहाँ पे आपके पास कॉस की टर्म्स जो है वो कैंसिल हो रही हैं, बाकी साइन की रह रही हैं और 2 आयोटा साइन पाई बाई ए एक्स हो जाएगा। और इसको अगर देखेंगे, इससे हमें क्या पता चल रहा है, दीज स्टैंडिंग वेव्स आर लेबल्ड प्लस एंड नेगेटिव अकॉर्डिंग टू ईदर दे आर इवन और ऑड। ये हम नेगेटिव और प्लस उस अकॉर्डिंग लेते हैं कि हमारे पास ऑड है या इवन है। बहुत स्टैंडिंग वेव्स आर कंपोज्ड ऑफ इक्वल पार्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट डायरेक्टेड। बस मेन बात ये है कि हमारे पास हम चाहे नेगेटिव लें या चाहे पॉजिटिव लें, इसमें हमारे पास इक्वल पार्ट वेव का हो रहा है लेफ्ट और राइट का। और लेफ्ट और राइट हमें कैसे पता चला है, एक्सपोनेंशियल टर्म जब मैं लेती हूँ स्टार्ट से, देखिए ये अगर मेरे पास राइट की टर्म है तो ये लेफ्ट की टर्म है, सेम ऊपर भी हम साई प्लस के लिए लेंगे, ठीक है। These two standing waves, psi plus and psi negative, pile up electron at different region, and therefore the two waves have different values of the potential energy in the field of the ion of the lattice, and this is the origin of the energy gap. यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि जो हमारे पास साई प्लस है और साई नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करेंगे, पाइल अप करेंगे, डिफरेंट रीजन पे करेंगे, एक साथ एक ही रीजन पे नहीं करेंगे बल्कि डिफरेंट रीजन पे करेंगे, ठीक है। अब डिफरेंट रीजन करने की वजह से हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और यहाँ से ही हमारे पास बैंड गैप का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। और फिर हम लिखते हैं कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ पार्टिकल वो क्या है, साई स्क्वायर है फॉर प्योर ट्रेवलिंग वेव हम लेते हैं। इसका मतलब होता है कि वो 1 आती है और चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, लेकिन एक्चुअली प्लेन वेव में ऐसा होता नहीं है लीनियर कंडीशन के केस में। पर स्टैंडिंग वेव हम लेते हैं, अगर हम कहते हैं कि इसकी साई स्क्वायर है, तो अभी हमने फाइंड किया कि साई प्लस जो होता है वो कॉस की टर्म कुछ होती है, तो कॉस के टर्म कुछ आ जाएगी क्योंकि प्रोपोर्शनल होगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी। और इस बात का क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज पाइल अप हो रहे हैं, ठीक है, ऑन द पॉजिटिव आयन कोर। पॉजिटिव आयन कोर जो है वो के पास चार्ज हो रहे हैं, लेट्स सपोज x इक्वल्स टू 0 पे, a पे, 2a पे, और वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज लोएस्ट, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि आपके पास पिक्चर को देख लेते हैं, फिगर को हमारे पास क्या है। जैसे यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास आयन कोर्स हैं, ठीक है, ये क्या है, आयन कोर्स हैं डिफरेंट। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन जो है पाइल अप होना शुरू होंगे जहाँ पे ये पॉजिटिव आयन कोर्स हैं, और ये साई प्लस वाले केस में होगा हमारे पास, ठीक है। और साई नेगेटिव के केस में ये बीच के एरिया में आ जाएगा, साई नेगेटिव के केस में, ठीक है। इसके अलावा हम इसकी अगर एक दूसरी फिगर देख लें तो वो भी हमें यहाँ पे पता चल रही है। ये एक आयन कोर से दूसरे आयन कोर तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, ए है, लेटेस्ट कांस्टेंट वाला डिस्टेंस है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2-3 टाइप वेव्स बनी हुई है आपके पास, एक तो बीच में आपको बताइए ये ट्रैवलिंग वेव्स है, और ये जो ब्लैक में है ये हमारे पास क्या है, साई प्लस की है। देखें जैसे आयन है इसके पास पाइल अप इलेक्ट्रॉन, और जो हम डॉट में बता रहे हैं, जो डॉटेड फॉर्म है जैसे यहाँ पे है बीच में, ये हमारे पास साई नेगेटिव की वेव है। ये क्या है, हमारे पास साई नेगेटिव की वेव है, ठीक। और इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन भी मालूम लिखी हुई है इन्होंने कि हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है हमारे पास कि साइन नेगेटिव का स्क्वायर जो वो साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई ए के प्रोपोर्शनल है, और साई स्क्वायर जो है वो कॉस स्क्वायर के इक्वल है। और एक तीसरी वेव है जो ट्रैवलिंग वेव है। वेव फंक्शन हमें बता रहा है कि हमारे पास साई प्लस जो है वो पाइल अप करे इलेक्ट्रॉन चार्ज आयन कोर के पास, और देयर पर लोअरिंग द पोटेंशियल एनर्जी, यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी को लोअर करने की कोशिश कर रहा है इन कंपैरिजन विद द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी सीन बाय ट्रैवलिंग वेव, उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है।
और दूसरा जो है हमारे पास वेव फंक्शन जो है नेगेटिव है, वो पाइल अप कर रहा है चार्ज किस रीजन में, आयंस के बीच। यानी वो क्या करेगा, 1 और 2, ये जो 1 आयन है 2 आयन है, इसके बीच का जो एरिया यहाँ पे पाइल अप करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और इसके पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी लो था, तो उसको रेज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू ट्रेवलिंग वेव्स। अच्छा, अब इसमें क्या बता रहे हैं, फिगर पिक्चर्स द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फिगर हमें क्या बता रही है कि इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन द फील्ड ऑफ पॉजिटिव आयन कोर हमें बता रही है। ऑफ कोर्स यहाँ आयन की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होंगे, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होंगे, और आयन जो होते हैं, आयन कोर जो होती है वो पॉजिटिव होती है, तो इनके बीच में हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। electrostatic force develop होगी. Iron core bears a net positive charge because the atoms are ionized in the metal with the valence electron taken off to form a conduction band. Exactly जो मैंने आपको स्टार्ट पे भी बताया था कि आयन हमारे पास बनते कैसे हैं, उनके इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन में चले जाते हैं और पीछे जो रह जाता है एटम वो आयन बन जाता है और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फील्ड ऑफ पॉजिटिव आयन इज नेगेटिव। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इज अट्रैक्टिव, और इनके बीच फोर्स अट्रैक्टिव होगी। अदर स्टैंडिंग वेव हमने लिया था साइन नेगेटिव के लिए, जो कॉम्बिनेशन हमने देखा था उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास साइन की टर्म में थी, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा वहाँ पे, और वो हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द आयन कोर। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन आयन कोर है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे बिटवीन द कोर्स, यानी जो आयन कोर्स थी उनके दरमियान के हिस्से में जो है ये साइन नेगेटिव हमारी वाली हमारे पास वेव होगी। सो दैट k इज इक्वल टू पाई बाय ए, देयर आर द टू वैल्यूज ऑफ द एनर्जी। इससे हमें पता चल रहा है कि पाई बाय ए पे हमारे पास दो वैल्यूज हैं एनर्जीज की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बैंड गैप का देख लें, ये आपके पास सिंपल फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल का एक ग्राफ है जहाँ पे एनर्जी वैल्यूज का आपको बताया हुआ है, कोई बैंड गैप कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे अलाउड एनर्जी से बताई हुई है। जबकि ये वाला आप देखेंगे यहाँ पे बैंड गैप भी है, यानी आप देख रहे हैं कि आपके पास जहाँ रिफ्लेक्शन ये ब्रिलियंट जोन पाई बाय और माइनस पाई बाय पे आपके पास बैंड गैप बना है, और यहाँ पे आपने देखा कि आपके पास ईजी यानी बैंड गैप है दो बैंड के बीच, एक ऊपर का बैंड है और एक नीचे का, ठीक है, जैसे वैलेंस और कंडक्शन बैंड होता है आपके पास। ये फर्स्ट अलाउड एनर्जी बैंड है, यहाँ पे अलाउड एनर्जी बैंड आप कहेंगे, और सेकंड जो है ये सेकंड अलाउड एनर्जी बैंड है, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन में भी देख लेते हैं क्या है कि प्लॉट ऑफ एनर्जी वर्सेस वेव वेक्टर फॉर इलेक्ट्रॉन इन मोनोटॉमिक लीनियर लेटिस ऑफ लेटेस्ट कांस्टेंट ए, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास लेटेस्ट कांस्टेंट क्या होगा, ए एनर्जी ई बैंड गैप ई जी होगा, और ये हमारे पास ब्रैग रिफ्लेक्शन की वजह से आया प्लस माइनस पाई बाय और माइनस पाई बाय ए पे। अदर गैप्स आएंगे अदर वैल्यूज पे जहाँ पे हम एन पाई बाय ए लेंगे, ठीक है। फॉर पीरियोडिक पोटेंशियल हम ले रहे हैं कि पीरियोडिक पोटेंशियल की बात हम लॉग फंक्शन में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो ये आयंस कोर्स हैं और इसकी वजह से जो पोटेंशियल डेवलप है वो पीरियोडिक होगा, क्योंकि लेटेस्ट एटम भी हमारे पास क्या है, पीरियोडिक हैं, तो इसका पोटेंशियल भी हमारे पास क्या होगा, पीरियोडिक पोटेंशियल होगा। और हमारे पास ये किस फॉर्म में आ रहा है, वेव फंक्शन प्लेन वेव की फॉर्म में आ रहा है, आई एटा के डॉट आर, ठीक है। We calculate the expectation value of the potential energy over these three charge distributions। हम तीनों के लिए फाइंड करेंगे, जिसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके लिए फाइंड की है, नेगेटिव पॉजिटिव के लिए और ट्रैवलिंग वेव के लिए, जो हमने फिगर में देखा, ठीक है। और यहाँ से हमने बैंड गैप भी निकाला। और अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी गैप निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे आप, वेव फंक्शन ऑफ ब्रिलियंट जोन आपको पता है बाउंड्री पे एक पाई बाय ए है, और वेव फंक्शन हमने साई की जो वैल्यू ली थी उनसे आप क्या करते हैं, उससे कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से आपके पास ये दो आ जाएंगे आपके पास वेव फंक्शंस ब्रिलियंट जोन पे नॉर्मलाइज करने के बाद। और इससे आप क्या करते हैं कि आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू, हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उसकी वैल्यू कुछ यूँ होगी। इससे हम फर्स्ट ऑर्डर जो है एनर्जी डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं स्टैंडिंग वेव का। उसके लिए हम जो है ये एक फार्मूला लगाएंगे, जिससे हमारे पास ईजी यानी बैंड गैप की वैल्यू आ रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ बैंड गैप आ रहा है, तो इस बैंड को हम जो है ना क्रिस्टल पोटेंशियल के लिए इस फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं।